जय हिंद दोस्तों, रितम में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हमारा नया चैप्टर शुरू किया था कर्तव्य और अधिकार, जिसमें हमने जाना था कि कर्तव्य की अहमियत क्या है और कर्तव्य से कैसे अधिकार निकल कर आते हैं। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है लेक्चर 8 तो प्लीज़ आप पहले वो वाला लेक्चर देख कर आइए। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि इंडिया में और वेस्ट में स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे ओरिजिनेट हुआ, और फिर हम देखेंगे कि धर्म सूत्र का पर्सपेक्टिव क्या है रिगार्डिंग स्टेट, सोसाइटी एंड सिटीजन। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडियन सिस्टम में लॉ और स्टेट दोनों का ओरिजिन डिवाइन माना गया है, लेकिन यूरोप में चर्च और स्टेट के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इट कल्मिनेटेड इनटू मैन मेड लॉ। हमने धर्म व्यवस्था वाली वीडियो में भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे चर्च और स्टेट के बीच में वहाँ पावर टसल हुआ था, फिर दो ग्रुप्स निकल कर आए थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, और अल्टीमेटली मैन मेड लॉ की सुपीरियोरिटी एस्टैब्लिश हुई थी। यहाँ पे भारत में डिवाइन को सुप्रीम माना गया और किंग को इंटरमीडियरी माना था, लेकिन वहाँ पे किंग को सुप्रीम अथॉरिटी माना गया और बाद में किंग की जगह स्टेट ने ले ली। किंग वॉज सब्सिक्वेंटली रिप्लेस्ड बाय द स्टेट। इसी तरह स्टेट ही सब कुछ बन गया, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, अथॉरिटी, यानी स्टेट ही सुप्रीम बन गया। पर जब स्टेट ही सब कुछ प्रोवाइड करता है तो प्रोवाइडर पावरफुल बन जाता है और रिसीवर यानी जनता हमेशा वीक और डिपेंडेंट होती है। देने वाला हमेशा ताकतवर होता है, लेने वाला कभी ताकतवर नहीं होता है। सो दिस मॉडल वॉज बाउंड टू मेक द स्टेट एक्सट्रीमली पावरफुल एंड एक्सप्लॉयटेटिव, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी इन द लॉन्ग रन। इंडिया में हमने ये सेम मॉडल कॉपी कर लिया क्योंकि ये यूनिवर्सल मॉडल ऑफ गवर्नेंस बन गया था, लेकिन जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आए थे तब तक सब कुछ समाज द्वारा संचालित होता था। एवरीथिंग वॉज ड्रिवन बाय द सोसाइटी। यहाँ कभी भी एजुकेशन, टेम्पल्स, कुछ भी राजा के कंट्रोल में नहीं था। राजा सिर्फ 3 चीज़ें कंट्रोल करता था: एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और ट्रेड। और इसके बदले राजा केवल टैक्स कलेक्ट करता था, वो भी बहुत मिनिमल, बहुत नॉमिनल टैक्स, जिससे किसी पर एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े। Rest all the affairs were looked after and managed by the citizens. Hence, the citizens were not dependent on the king. ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट अब बताने जा रही हूँ, ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है जो मुझे सीमा मैम ने बताया था। आप इसे हमेशा याद रखिएगा कि कर्तव्य समाज को ताकतवर बनाता है, लेकिन अधिकार सत्ता को ताकतवर बनाता है, क्योंकि जिसके पास देने की क्षमता होती है वही ताकतवर होता है। अधिकार हम मांगते हैं और मांगने वाला हमेशा कमज़ोर होता है। कर्तव्य से हम अपने कर्म से उसको लेते हैं, और यही इंडिया और वेस्ट दोनों की ज्यूरिस्प्रूडेंस में फंडामेंटल डिफरेंस है। हमने जो अधिकार आधारित व्यवस्था यानी राइट सेंट्रिक सिस्टम सोसाइटी हमने बनाई, उसमें हमने सत्ता को इतना ताकतवर बना दिया है कि बिना सत्ता के अब एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसीलिए इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस कभी भी राइट सेंट्रिक नहीं था, क्योंकि उनके दिमाग में, जिन्होंने ये सब क्रिएट किया सिस्टम, उनके दिमाग में ये क्लियर था कि सत्ता को कभी इतना ताकतवर बनने ही नहीं देना है। लेकिन अंग्रेज़ों ने आके इस कॉन्सेप्ट को रिवर्स किया, क्योंकि वो अधिक से अधिक पावर अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते थे। और डिफरेंसेस देखिए, भारत में जो लॉ की ओरिजिन है वो ऑर्गेनिक है। एंशियंट इंडिया में लॉ नेचुरली ग्रो हुआ और ग्रेजुअली एस्टैब्लिश हुआ। यहाँ पर लॉ ऊपर से किसी मैनमेड सिस्टम द्वारा इम्पोज नहीं किया जाता था। यहाँ लॉ एक्सपीरियंस से और नीचे से यानी सोसाइटी से इवॉल्व होता था। ऊपर से लॉ बनाकर नीचे पुश करना हमने तब शुरू कर दिया जब हमने वेस्ट की थ्योरी को एक्सेप्ट किया कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरेन। आज हम इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ऊपर बैठकर लॉज बना रहे हैं उन्हें नीचे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने सोसाइटी को समझा ही नहीं है। इसीलिए आज के अधिकांश जो लॉज हैं वो नीचे आके फेल हो जाते हैं, क्योंकि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए घर बनाए गए थे, पक्के घर। लेकिन जब वो बना दिए और उनको अलॉट कर दिए, बाद में पता चला कि वो लोग उसमें रह ही नहीं रहे हैं। कोई उसमें अपनी बकरियां बांध रहा है, कोई कुछ और यूज़ कर रहा है, लेकिन लोग उसमें रह नहीं रहे थे, ट्राइबल्स। तो बाद में पता चला कि वो उसमें क्यों नहीं रह रहे हैं, इसलिए क्योंकि ट्राइबल जो जनजातीय हमारे लोग हैं,
उनकी ये आदत है कि वो कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। वो आइसोलेटेड होके अकेले नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे तो सब साथ में रहेंगे वरना कोई नहीं रहेगा। जैसे आपने आरआरआर मूवी में भी देखा होगा ना, जो भीम का दिखाया था गोंड ट्राइब, तो सब साथ में एकजुट होके रहते हैं। तो उनके सोसाइटी को, उनके कल्चर को समझे बिना ही आपने स्कीम बना के इम्प्लीमेंट कर दी, लॉ इम्पोज कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसीलिए ये जो है ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है। आज की गवर्नमेंट्स लेजिस्लेशंस बनाते हुए ये एनालाइज ही नहीं करती है कि उनके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। जैसे एक एक्सट्रीम को ख़त्म करने के लिए वो एक दूसरा एक्सट्रीम क्रिएट कर देते हैं, जिससे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। कोई भी लॉ आता है, जैसे आप देखिए कि विमेन प्रोटेक्शन लॉज जितने भी हैं, उन्होंने विमेन को इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन दे दिया है कि उसका मिसयूज़ होने लगा है, और अब दूसरे जेंडर को उनके खिलाफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होने लगा है। तो इतने सारे मिसयूज़ के केसेस आ रहे हैं, 498A का जो है मिसयूज़ हो रहा है। तो ऐसे जो भी लेजिस्लेशंस बनते हैं, ये सोच विचार करके, सोसाइटी की नीड्स को समझ के नहीं बनाए जाते। इसीलिए अल्टीमेटली जब ये लेजिस्लेशंस आते हैं तो इनके साथ एक ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस आनी शुरू हो जाती है। मतलब उस लेजिस्लेशन में क्या चेंजेस होने चाहिए उसको लेके, और उसके मतलब मॉडिफिकेशन के लिए अपील्स जाती हैं कि इससे ये मिसयूज़ हो रहा है, उस लॉ का मिसयूज़ होता है, अब्यूज़ होता है, फिर उसे अमेंड किया जाता है, अल्टीमेटली रिपील कर दिया जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बेस्ड है, इसीलिए वो टाइम टेस्टेड है। इसीलिए यहाँ पे आप देखिए, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो अपने कस्टमरी लॉज फॉलो करती हैं, वो आज भी इतने मॉडर्न हैं, वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ब्रिटिशर्स ने ट्राइब वर्ड उनके लिए दिया और ये बोला कि ये तो पिछड़े हुए लोग हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखें तो ट्राइबल कम्युनिटी हमसे भी ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस्ड है। वहाँ पे आप उनकी विमेन की कंडीशन देखिए, विमेन की कंडीशन इतनी पावरफुल है, वहाँ मेट्रियार्कल सोसाइटी चलती है, वहाँ रेप वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है, किसी चीज़ को टैबू नहीं माना जाता, तो वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस्ड हैं। और उनके कस्टमरी लॉज और प्रैक्टिसेस आज तक कैसे इंटैक्ट है, इसका रीज़न ये है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ट्राइबल्स के डोमेन में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाए, इसीलिए वो आज तक अपनी चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी कस्टमरी और लोकल लॉज और प्रैक्टिसेस होते हैं, वो ओरिजिनली नेचुरली इवॉल्व हुए, इसीलिए सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट किया। किंग ने, राजा ने या किसी ने ऊपर से अपने लॉज नहीं थोपे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि वो एक प्रोटेस्टेंट माइंडसेट के साथ आए थे कि किंग इज़ द सॉवरेन। लेकिन इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस ने कभी राजा को एक्सेसिव पावर नहीं दी थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सब कुछ कंट्रोल करना स्टार्ट किया, हर चीज़ का सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया। वो एजुकेशन से लेके नलकों में पानी देने तक, लोकल गवर्नेंस तक, सब कुछ वो प्रोवाइड करने लगे। और जब ये शुरू हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर जी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अपोज दिस, बिकॉज ही न्यू दैट दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल द एंटायर पॉपुलेशन जस्ट बाय प्रोवाइडिंग देम विद एवरीथिंग। सो दे वर मेकिंग द पॉपुलेशन वीक एंड डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। लेकिन जो धर्म सूत्र में कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एक्चुअल प्रोवाइडर किंग या स्टेट नहीं होता, एक्चुअल प्रोवाइडर होता है नेचर। कोई राजा भले ही जितना अच्छा शासन कर रहा हो, लेकिन अगर अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए और सॉइल की फर्टिलिटी इतनी खराब हो जाए कि उससे अनाज ही ना उगे, भुखमरी फैल जाए, तो राजा भी कितने दिन तक चला पाएगा गवर्नेंस? राजा भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी हेल्पलेस हो जाएगा। दैट इज वाई नेचर इज द अल्टीमेट प्रोवाइडर एंड नेचर इज सुप्रीम, नॉट एनी ह्यूमन बीइंग। तो ये दोनों में जो डिफरेंसेस हैं दोनों सिस्टम्स में, वो यहाँ टैबुलर फॉर्म में लिखे हैं, तो आप इससे कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आते हैं धर्म सूत्र के पर्सपेक्टिव पे। तो अब तक हमने ये जाना कि सोसाइटी का फाउंडेशन स्टेट नहीं था, पर कंटेम्प्रेरी सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस थे। स्टेट ने इन नॉर्म्स को नहीं बनाया था, स्टेट बस उन्हें ऑपरेट और रेगुलेट करता था। तो जो धर्म सूत्र का एरा था वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल तक चला था, लगभग आप समझ लीजिए फर्स्ट सेंचुरी CE तक चला था। और जो इम्पोर्टेंट, जो मेन धर्म सूत्रकार जो थे वो थे गौतम, आपस्तंभ, वशिष्ठ, विष्णु, हरित। इनके धर्म सूत्र बहुत प्रचलन में थे जो इन्होंने बनाए थे। इन धर्म सूत्रकारों ने इंक्लूसिव लॉज बनाए, क्योंकि सोसाइटी जो है वो कई अलग अलग ग्रुप से बनी होती है जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं और उनकी नीड्स भी अलग अलग होती हैं, इसीलिए अलग अलग तरह के रूल्स की ज़रूरत थी।
अगर लॉज सिर्फ एक ग्रुप के लिए बनाए जाते तो वो बाकी लोगों के राइट्स और डिग्निटी को नुकसान हो सकता था और इससे अनफेयरनेस हो सकती थी। इसी वजह से धर्म सूत्रकार जो थे उन्होंने ऐसे लॉज बनाए जो लाइफ के हर एरिया को कवर करते थे और डाइवर्सिटी का भी सम्मान करते थे। वैदिक एरा में जो है धर्म सूत्र ने नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों को क्लियरली डिफाइन किया था और वैदिक कल्चर में राइट्स से ज़्यादा ड्यूटीज़ पर जोर दिया गया था। धर्म सूत्र ने जो है सोशल कंडक्ट यानी सामाजिक व्यवहार, स्टेट गवर्नेंस, जस्टिस और सिविक ड्यूटीज़ यानी नागरिकों के कर्तव्य को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और सिविक ड्यूटीज़ जो थी उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। राजनैतिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य और आर्थिक कर्तव्य। तो इस प्रकार धर्म सूत्र ने एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जहां सिटीजन के हर पहलू को ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में समझा गया था। तो पॉलिटिकल ड्यूटीज में राजा और नागरिकों की म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शामिल थी। राजा का कर्तव्य था कि न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना, जबकि नागरिकों का कर्तव्य था टैक्स देना और सामाजिक नियमों का पालन करना। फिर इकोनॉमिक ड्यूटीज में टैक्स सिस्टम, ट्रेड और प्रॉपर्टी राइट्स की बात की गई है। राजा को टैक्स कलेक्ट करने का राइट था, लेकिन उसकी ड्यूटी भी थी कि वो टैक्स का उपयोग जन कल्याण के लिए करे। जैसे कि ये जो रीडिंग है ना प्रतिभा शास्त्री की कोर्स मटेरियल में, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। इसमें लिखा है कि राजा का ये दायित्व था कि जैसे बच्चे पैसे कमा के लाते हैं और अपनी माँ को देते हैं और माँ बच्चों के ही वेलफेयर के लिए पैसे यूज करती है, वैसे ही प्रजा जो है जो राजा को टैक्स दे रही है, तो राजा को भी प्रजा के वेलफेयर के लिए ही उन टैक्स का यूज करना है, जैसे प्रजा राजा के ही बच्चे हैं। तो ये उन्होंने राजा के ऊपर दायित्व दिया था। फिर सोशल ड्यूटीज में समाज के अलग अलग सेक्शंस के लिए कोड्स ऑफ कंडक्ट तय किए गए थे और इसमें महिलाओं पर, स्टूडेंट्स पर और पशुओं के राइट्स पर खास ध्यान दिया गया था। और धर्म सूत्र ने इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और मोरालिटी पर भी खास जोर दिया है। नागरिकों को जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, उनकी शुद्धता बनाए रखने के लिए उसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो नेचुरल एलिमेंट्स की प्योरिटी मेंटेन करें, उन्हें पल्यूट ना करें। तो इस तरह धर्म सूत्र ने एक बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के लिए हर लेवल पर क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी। इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसने कई एस्पेक्ट्स पर प्रकाश डाला है, जैसे कि राजा से प्रजा की क्या अपेक्षा होगी। प्रेजेंट डे सिस्टम में तो हम सब कुछ सरकार से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, लेकिन इंडियन एंशिएंट ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि प्रजा की राजा से 2 ही अपेक्षाएं होंगी, न्याय और सुरक्षा। बाकी चीज़ें सोसाइटी ड्रिवन होंगी, यानी समाज द्वारा संचालित होंगी। तो न्याय और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और न्याय देते समय जो है दंड व्यवस्था के अनुसार दंड दिया जाएगा। जो सिस्टम ऑफ पनिशमेंट बनाया गया था उसकी आगे हम चर्चा करेंगे, उसके अनुसार ही दंड दिया जाएगा। यानी ये जो मॉडल था ये प्रजा को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाता था, गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं बनाता था। इसीलिए आप देखिए कि गांधी जी ने भी पंचायती राज सिस्टम को सपोर्ट किया, वो उसके सपोर्टर थे। उनका मानना था कि गवर्नेंस का मॉडल जो है वो नीचे से ऊपर तक आना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अंत्योदय की बात की। अंत्योदय मतलब जो पंक्ति में खड़ा हुआ जो आखिरी व्यक्ति है उसका भी वेलफेयर हो। आप लॉ ये सोच के बनाइए कि एक एक इंसान तक, लास्ट पर्सन तक भी उसका बेनिफिट पहुंचे। तो पंचायती राज सिस्टम जो है इट इज एक्चुअली अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल मॉडल। तो धर्मशास्त्र में प्रैक्टिस और आइडियल्स का एक बहुत सुंदर सिंथेसिस था। इसमें बताया गया है कि प्रबुद्ध नागरिकों की सहमति से दैनिक आचार की एक पौरुषेयी व्यवस्था बनाई गई। पौरुषेयी का मतलब है ह्यूमन मेड, यानी ये जो मैंने लाइन बोली इसका मतलब है कि विद द कंसेंट ऑफ एनलाइटेंड सिटीजन्स अ ह्यूमन मेड सिस्टम ऑफ डेली कंडक्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी। तो और इसमें जो है 3 चीज़ें आती थी, यानी इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस ने लॉ को 3 तरीकों से डिफाइन किया था: विधि, नियम और प्रतिषेध।
विधि का मतलब होता था कि प्रिस्क्रिप्शन, क्या करना चाहिए। नियम का मतलब होता था रूल, कैसे करना चाहिए। और प्रतिषेध का मतलब होता था प्रोहिबिशन, क्या नहीं करना चाहिए। यानी लोगों के व्यवहार के नियम, उनके ड्यूटीज और उनके एक्शंस के फ्रेमवर्क को समझाना धर्म सूत्र का ऑब्जेक्टिव था। आप इसे एक कहानी के तौर पे समझिए कि कैसे चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई और आगे बढ़ी। ठीक है, तो तब आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। और दूसरा ये कि जो मैंने इंटेलेक्चुअल पर्सन्स की बात की ना कि एनलाइटेंड सिटीजन्स, इंटेलेक्चुअल क्लास, तो इंटेलेक्चुअल इन इंडिया नेवर मेंट हैविंग ओनली बुकिश नॉलेज, इट रेफर टू हैविंग व्यवहारिक ज्ञान। मतलब जो प्रैक्टिकल विजडम होती है उसकी बात की गई थी। जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान है उसे इंटेलेक्चुअल माना जाता था। व्यवहारिक ज्ञान मतलब जैसे एक आम आदमी भी अपने व्यवहार में उतार सके। मतलब इतने हाई स्टैंडर्ड्स भी सेट ना कर देना कि कोई उससे अटेन ही ना कर सके, और इतने लो स्टैंडर्ड्स भी सॉरी इतने लो स्टैंडर्ड्स भी सेट ना कर देना कि उससे सोसाइटी में एनार्की फैल जाए। इसीलिए ये व्यवहारिक ज्ञान है। इसीलिए लॉ को व्यवहार विधि कहते हैं, व्यवहार विधि। तो जैसे जैसे ये सोशल सिस्टम डेवलप हुआ, स्टेट, जस्टिस और सिक्योरिटी जैसे आइडियाज भी सामने आए, और इनके प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन के साथ साथ हर व्यक्ति की ड्यूटीज क्लियरली डिफाइन की गई। आगे हम देखते हैं कि आचार संहिता, जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया था, ऋषियों ने अलग अलग रूल्स का संग्रह किया, मतलब उनका कंपाइलेशन किया, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति को समाज में दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और ये व्यवहार समाज की ओवरऑल प्रोग्रेस में क्या योगदान देता है, कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हम देखते हैं सूत्रकार आपस्तंभ। इनके अनुसार प्रबुद्ध व्यक्ति या इंटेलेक्चुअल क्लास समाज के लिए जो नियम बनाता है उसको हर कोई ब्लाइंडली फॉलो करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंसान की कॉन्शियंस उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होनी चाहिए। मतलब रिगार्डिंग एक्शंस वन शुड रिलाई ऑन वंस ओन डिस्क्रिशन, यानी व्यक्ति को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। ये सोच भी इस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी। इसीलिए आप देखिए कि सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशंस इंडियन सोसाइटी में हुए, बिकॉज इट अडेप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजेस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे यहाँ एवरीवन हैड द राइट टू क्वेश्चन इन द इंडियन सोसाइटी। आप भगवान को, किसी रिलीजियस टेक्स्ट को, किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, और आपको आंसर से भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी आप उसको स्वीकार करिए। The best part about Indian legal system is that it did not prohibit anything, it only discouraged. So every citizen had the right to question even if the laws had been framed by the most intellectual class of people. इसीलिए तो आप देखिए कि चारवाक की फिलॉसफी को भी एक्सेप्ट किया गया था। उन्होंने मटीरियलिज्म की बात की थी कि खाओ पियो ऐश करो मित्रा, पर उनको भी फिलॉसफर माना गया है, उनकी भी फिलॉसफी को एक्सेप्ट किया गया है। तो इंडिया में नॉलेज सिस्टम इतना ग्रो इसीलिए कर पाया क्योंकि यहाँ पे किसी के भी थॉट प्रोसेस को रोकने की या दबाने की कोशिश नहीं की गई थी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति एग्जिस्टिंग और एस्टैब्लिश थॉट प्रोसेस, बिलीफ्स या वैल्यू सिस्टम्स को चैलेंज कर सकता था, क्योंकि इंसान का अंदर से कन्विंस होना ज़्यादा ज़रूरी था, बजाय कि बिना सोचे समझे बस ब्लाइंडली फॉलो करना। विच मीन्स कि क्रिटिकल थिंकिंग और पर्सनल अंडरस्टैंडिंग को धर्मशास्त्र में बहुत महत्व दिया गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि धर्म सूत्र में नागरिकों के और राजा के क्या कर्तव्य बताए गए थे, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि उनके अधिकार क्या थे। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड सबके साथ शेयर करिए ताकि सबको इस एग्ज़ाम में हेल्प हो। थैंक यू। जय हिंद।